दोस्तों एक बहुत ही तीखी बात कहूँगा आज जो जवान अपनी जान हथेली पर रख कर के देश की सीमाओं की हिफाजत करता है। जो जवान -15 डिग्री की कड़कड़ाती ठंड में सियाचिन जैसे इलाकों में बंदूक थामे खड़ा रहता है। जो जवान 40-45 डिग्री की जलती गर्मी में राजस्थान के रेगिस्तान में गश्त करता है। जो जवान नक्सलियों की गोलियों के बीच जंगलों में तैनात रहता है। जो जवान आतंकियों के सामने अपना सीना तान करके खड़ा रहता है, वही जवान अब अपनी ही सरकार के सामने भूख हड़ताल करने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये देश की सबसे शर्मनाक तस्वीर में से एक होने वाली है। 12 दिसंबर से दिल्ली के जंतर मंतर पर एक ऐसा आंदोलन शुरू होने जा रहा है जिसमें सड़क पर छात्र नहीं बल्कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के रिटायर्ड जवान, अफसर और उनके परिवार बैठेंगे, भूखे रहेंगे, नारे लगाएंगे और अपनी ही सरकार से इंसाफ मांगेंगे। सोचिए दोस्तों, जिन जवानों की बदौलत आप और मैं आज घर में चैन से सो पाते हैं, जिनकी वजह से सीमाओं पर तिरंगा लहरा रहा है, जिनके परिवार महीनों तक अपने बेटे, बाप, भाई का चेहरा नहीं देख पाते हैं, वो लोग आज सरकार के दरवाजे पर हाथ जोड़ करके खड़े हैं और उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि पूरा मामला जिस कानून के खिलाफ है, वो कानून खुद इसी सरकार ने बनाया है। अपने ही जवानों की पीठ में छुरा भोंकने वाला कानून। आज उसी की पूरी कहानी सुनाता हूं आपको, बड़ी तसल्ली से, बिना कुछ छुपाए आपको बताऊंगा। तो शुरू से समझते हैं दोस्तों। हमारे देश में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ कहा जाता है इन बलों को। इसमें आते हैं 5 बड़े संगठन। पहला सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, दूसरा बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल, तीसरा सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, चौथा आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस और पांचवां एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। इन पांचों बलों में मिला करके लगभग 10 लाख जवान और अधिकारी काम करते हैं। 10 लाख दोस्तों, ये छोटी संख्या नहीं है, ये लगभग एक पूरे बड़े शहर की आबादी है और ये सारे लोग अपनी ज़िंदगी देश को दे रहे हैं। ये पुलिस नहीं है, ये पैरामिलिट्री फोर्स हैं, ये असल में सेना जैसा काम करती है। सेना जिस तरह सीमाओं पर तैनात रहती है, ये भी वैसे ही तैनात रहती हैं। सेना जिस मुश्किल परिस्थिति में काम करती है, ये भी उसी परिस्थिति में काम करती है। लेकिन आज तक इनको न तो सैनिक का दर्जा मिला, ना पूरी सुविधाएं मिली, ना समय पर प्रमोशन मिला, ना अच्छी पेंशन मिली। पिछले 3 साल में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है दोस्तों। 50,000 से ज़्यादा सीएपीएफ के जवान समय से पहले नौकरी छोड़ चुके हैं। 50,000। ये इस बात का सबूत है कि अंदर से ये सिस्टम कितना बीमार है, कितनी परेशानी है, कितनी हताशा है। और इसका कारण है ओवरलोड, तनाव, धीमी प्रमोशन, परिवार को कोई फायदा नहीं। तो पहले से ही ये लोग परेशान थे और अब मोदी सरकार ने एक ऐसा कानून पास किया है जिसने बचे खुचे उम्मीद की सारी दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब बात करते हैं उस कानून की जिसने पूरा भूचाल मचा दिया है। मोदी सरकार ने अप्रैल 2026 में एक कानून पास किया, नाम है सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026। 1 अप्रैल को राज्यसभा से पास हुआ, 2 अप्रैल को लोकसभा से पास हुआ और वो भी वॉइस वोट से। मतलब कोई सही ढंग से बहस भी नहीं हुई, कोई गंभीर विमर्श भी नहीं हुआ, बस बहुमत के दम पर धकेल दिया गया। इस कानून में क्या है, इसमें साफ लिखा गया है कि सीएपीएफ के जो टॉप पद हैं उनमें से 50% इंस्पेक्टर जनरल यानी कि आईजी के पद आईपीएस अधिकारी को डेपुटेशन पर मिलेंगे। एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी कि एडीजी रैंक के कम से कम 67% पद आईपीएस के लिए। स्पेशल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल के तो 100% पद, यानी कि हर एक पद केवल और केवल आईपीएस अधिकारियों के लिए। अब सोचिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो सीएपीएफ का कैडर अफसर हैं, जिसने 20-25 साल इन्हीं फोर्सेज में काम किया है, जो जंगलों में, बर्फीले पहाड़ों में, कठिन सीमाओं पर तैनात रहा है, वो कभी भी अपनी ही फोर्स के टॉप पद तक नहीं पहुंच सकता, कभी नहीं। क्योंकि टॉप के सारे पद तो पहले से ही आईपीएस के लिए आरक्षित है। ये वैसा ही है दोस्तों जैसे कोई क्रिकेट टीम हो और उस टीम में जितने भी खिलाड़ी अंदर आए वो कभी कप्तान नहीं बन सके। कप्तान हमेशा बाहर से भेजा जाएगा। बताइए, इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? जो जवान कठिन परिस्थितियों में तैनात है, जिसने फील्ड का अनुभव है, जिसे जो सीमा की सच्चाई जानता है, जिसने खुद कीड़े मकोड़े खा करके अपना दिन गुजारा हो, वो जीवन भर मेजर के पद या फिर आईजी के पद पर अटका रहेगा। और कोई आईपीएस अफसर जिसने कभी सीमा नहीं देखी, जिसने कभी नक्सली इलाकों में गोली नहीं झेली, वो सीधे डायरेक्टर जनरल बन करके उन पर हुकूमत चलाएगा। ये बेइंसाफ़ी है दोस्तों।
ये सरासर बेइंसाफी है। और आंकड़े देखिए, इस समय लगभग 13,000 ग्रुप ए अधिकारी हैं जो अपने प्रमोशन के लिए 15 से 18 साल तक इंतजार कर रहे हैं। 15 से 18 साल, इतने सालों में तो एक बच्चा पैदा होकर के कॉलेज पहुंच जाता है। इतने सालों में तो एक सिविल इंजीनियर आधा शहर बना देता है। इतने साल में तो एक डॉक्टर हजारों मरीज देख लेता है। लेकिन सीएपीएफ के अधिकारी को एक प्रमोशन के लिए इतनी लंबी उम्र गुजारनी पड़ती है। और अब जब उम्मीद बची भी थी कि कहीं ना कहीं इन्हें प्रमोशन मिल जाएगा, तो सरकार ने कानून बना करके उन उम्मीदों पर भी ताला लगा दिया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये पूरा कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का खुला उल्लंघन है। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया था कि सरकार 2 साल के अंदर आईजी रैंक तक के आईपीएस डेपुटेशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि घटाओ, और सरकार ने कानून बना करके बढ़ा दिया। एक कदम उल्टी दिशा में चली। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कम करो, सरकार बोली नहीं, हम तो और ज़्यादा करेंगे। और भाई इस पर आधिकारिक रूप से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में एक तर्क दिया। कहा कि ये कानून देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। सीएपीएफ अधिकारियों की सेवा शर्तों में स्पष्टता आएगी। भाई अगर स्पष्टता ही देनी थी तो सीएपीएफ के अपने अफसरों को क्यों नहीं दी? आईपीएस को क्यों बुला रहे हो? ये तर्क समझ से बाहर है दोस्तों, बिल्कुल समझ से ही बाहर है। अब बात करते हैं उन 6 कमेटियों की जिनकी रिपोर्ट सरकार ने रद्दी की टोकरी में डाल दी है। दोस्तों पिछले 50 सालों में इस मुद्दे पर 6 अलग अलग कमेटियां बनाई गई थी। इनमें से एक थी पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुरली मनोहर जोशी की कमेटी। मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। एक थे पी चिदम्बरम की कमेटी। इन सभी कमेटियों ने एक ही बात कही थी कि सीएपीएफ अधिकारियों को उनका हक मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, आईपीएस डेपुटेशन को कम करना चाहिए। 6 कमेटियों की रिपोर्ट दोस्तों ये छोटी बात नहीं है। 5 साल के अध्ययन का निचोड़ ये निकला था कि सीएपीएफ का अपना कैडर मजबूत होना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने इन सारी रिपोर्टों को कूड़े में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धज्जियां उड़ा दी और एक ऐसा कानून बना दिया जो जवानों के हक की जड़ पर हमला है। और इसे लोकतंत्र कहते हैं दोस्तों। जब सारे विशेषज्ञ, सारी कमेटियां अदालत तक एक बात कह रही हो और सरकार अपनी मनमानी करे, तो इसे लोकतंत्र नहीं तानाशाही कहते हैं। अब बात आती है दूसरी बड़ी मांग की, पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की बहाली। दोस्तों 2004 से पहले जो सरकारी कर्मचारी था उसे रिटायरमेंट के बाद अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। आखिरी तनख्वाह का आधा हिस्सा जीवन भर मिलता था। लेकिन 2004 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने नई पेंशन योजना लागू कर दी, जिसमें रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलेगा वो शेयर बाजार पर निर्भर करेगा। शेयर बाजार गिरा तो पेंशन कम, बढ़ा तो। इस नई पेंशन योजना ने करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी अंधकारमय कर दी है। और अब जो सीएपीएफ के जवान हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा की, जो सीमा पर तैनात रहे, जो नक्सल विरोधी अभियानों में शहीद होते रहे, उन्हीं को पेंशन के मामले में भी ठगा जा रहा है। एक साधारण क्लर्क को अगर पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है तो शायद बात समझ में आती है, लेकिन जवान जिसने अपनी युवा अवस्था देश को दे दी, उसे भी पेंशन के लिए तरसाया जा रहा है। ये कैसा न्याय है? दुनिया के लगभग सभी देशों में सैनिकों को, सुरक्षा कर्मियों को विशेष पेंशन मिलती है, विशेष सुविधाएं मिलती है, विशेष सम्मान मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ जो देश की सेवा करता है वही सबसे ज़्यादा उपेक्षित है। ये विरोधाभास बहुत दुखद है दोस्तों, बहुत ही दुखद। अब आते हैं उस आंदोलन पर जो होने जा रहा है। इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एचआर सिंह, जो खुद सीआरपीएफ कैडर से रिटायर्ड एडीजी रैंक के अधिकारी हैं, और महासचिव रणवीर सिंह। इन लोगों ने बाकायदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखे हैं। मुलाकात का समय मांगा, अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक पत्र नहीं, कई पत्र लिखे गए, हर बार जवाब नदारद। मतलब सरकार को इनकी बात सुनने की फुर्सत ही नहीं है। भाई अगर आप अपने ही जवानों की बात नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे? अगर आप अपने ही अफसरों को इग्नोर करोगे तो देश की रक्षा कैसे होगी? ये वो सरकार है जो मन की बात करती है हर महीने, जो योग दिवस मनाती है, जो हर छोटे मुद्दों पर टीवी पर आती है, लेकिन अपने ही जवानों की बात के लिए इसके पास 2 मिनट नहीं है। ये बहुत ही विडंबना है दोस्तों। जब सरकार से कोई जवाब नहीं मिला तो अब मजबूर होकर के जवानों ने ऐलान किया कि 12 सितंबर से दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन होगा, भूख हड़ताल शुरू होगी। ये वही जंतर मंतर है दोस्तों जहां कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले कॉकरोच जनता पार्टी का ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था और मोदी सरकार को अपना एक कैबिनेट मंत्री खोना पड़ा था।
यही जंतर मंतर अब सीएपीएफ के जवानों की आवाज़ बनने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार क्यों बना रही है ऐसे कानून। इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। दरअसल आईपीएस लॉबी बहुत ताकतवर है इस देश में। ये लॉबी हर बड़े मंत्रालय में बैठी है, हर बड़े पद पर बैठी है, और आईपीएस अफसरों को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टिंग चाहिए, बड़े बड़े पद चाहिए, अच्छी तनख्वाह चाहिए, अच्छी सुविधाएं चाहिए। तो इनके फ़ायदे के लिए पूरा कानून बनाया गया ताकि इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पद खुले रहें। दूसरी बात, सरकार अपने भरोसेमंद अफसरों को टॉप पदों पर बिठाना चाहती है। सीएपीएफ के कैडर अफसर तो अपने ही कैडर से जुड़े रहते हैं, कैडर की परंपरा का पालन करते हैं, कैडर के हक की बात करते हैं, लेकिन आईपीएस अफसर बाहर से आते हैं, 2-3 साल की डेपुटेशन पर आते हैं, अपने कैरियर के लिए सरकार का हर आदेश मानते हैं, चाहे सही हो या गलत हो। इसलिए सरकार को आईपीएस चाहिए, क्योंकि आईपीएस उनके हाथ का खिलौना बनकर रहेगा। और तीसरी बात, ये पूरा कदम एक तरह से सिविलियन कंट्रोल स्थापित करने का है सेना और पैरामिलिट्री पर। जब टॉप पदों पर बाहर के अफसर होंगे तो पूरी फोर्स की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी। हर बड़ा फैसला सरकार के इशारे पर होगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है दोस्तों। सेना और पैरामिलिट्री को एक हद तक स्वायत्तता चाहिए ताकि वो पेशेवर तरीके से काम कर सके। अगर सारे फैसले राजनीतिक इशारों पर होंगे तो देश की सुरक्षा दांव पर लग जाएगी। अब देखिए विपक्ष का क्या रुख है इस मुद्दे पर दोस्तों। जब ये कानून संसद में पेश हुआ था तो लगभग सारी विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि ये डेपुटेशन का संस्थागत रूप है, हम इसका विरोध करते हैं, इससे कैरियर की प्रगति और मनोबल पर असर पड़ेगा, इसमें परामर्श की कमी है और ये न्यायिक निर्देशों की भावना का उल्लंघन है। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ने कहा था कि ये बहुत दुख की बात है कि हमारे सैनिक और सीएपीएफ अफसर जो देश की 15,000 किलोमीटर लंबी सीमा की रक्षा करते हैं, उन्हीं को एक ऐसे कानून के अधीन किया जा रहा है जो उनके अधिकार छीन ले। हम लोग कांग्रेस से डेरेक ओब्रायन ने कहा था कि इस विधेयक पर कोई सहमति नहीं थी और ये पूरी तरह अलोकतांत्रिक है, लेकिन बीजेपी के पास बहुमत था और वॉइस वोट के जरिए इसे धकेल दिया गया। एक बार फिर से जनतंत्र में बहुमत की तानाशाही देखने को मिली। और मजेदार बात यह है दोस्तों कि पिछले महीने डीएमके के तिरुचि शिवा ने राज्यसभा में एक बहुत बड़ा आंकड़ा दिया था। उन्होंने कहा था कि पिछले 3 साल में 50,000 सीएपीएफ कर्मी नौकरी छोड़ चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा तनाव है, प्रमोशन धीमी है, परिवार को कोई सुविधा नहीं है। 50,000 लोग दोस्तों, मतलब इस सरकार के पास इतने सारे लोगों की परेशानी सुनने का भी समय नहीं है। यही सरकार जब चुनाव आते हैं तो सैनिकों के नाम पर वोट मांगती है। जब पुलवामा हुआ था तो सैनिकों के नाम पर देश भावुक हुआ था, तब बीजेपी ने चुनाव जीता था। जब बालाकोट हुआ था तब भी सैनिकों के नाम पर वोट मिले थे। जब भी सर्जिकल स्ट्राइक होती है बीजेपी सैनिकों को अपनी उपलब्धि की तरफ पेश करती है, लेकिन जब यही सैनिक अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तब उनकी सुनने वाला कोई नहीं। ये सबसे बड़ा दोगलापन है दोस्तों, ये सबसे बड़ी ठगी है दोस्तों। एक बात और गौर करने वाली है दोस्तों, इस पूरे मसले पर मीडिया की चुप्पी। आपको बड़े चैनलों पर यह खबर नहीं मिलेगी, कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं होगी, कोई विशेष रिपोर्ट नहीं आएगी, कोई एंकर इस पर लंबा भाषण नहीं देगा, क्योंकि ये खबर सरकार के खिलाफ है, ये खबर आईपीएस लॉबी के खिलाफ है, ये खबर बहुत असहज है। तो गोदी मीडिया इसे नज़रअंदाज करेगा और आम जनता को पता ही नहीं चलेगा कि उनके अपने जवान क्या झेल रहे हैं। यही तो असली परेशानी है इस देश की। जो खबरें दिखाई जानी चाहिए वो दबा दी जाती है, जो नहीं दिखाई जानी चाहिए उनको तूल दिया जाता है। बाबा बैरागियों की खबरें, फिल्मी सितारों की तलाक की खबरें, क्रिकेटरों की शादियों की खबरें, ये सब खूब दिखेगा, लेकिन देश के जवान भूख हड़ताल पर बैठे, ये बात 2 लाइनों में निपटा दी जाएगी। कुल मिलाकर के ये तस्वीर दोस्तों 12 दिसंबर की तारीख देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन बनने वाला है। इस दिन जो कुछ भी होगा वो हमारे लोकतंत्र की परख होगी। एक तरफ हमारे अपने जवान होंगे जो सालों की उपेक्षा से त्रस्त हैं, दूसरी तरफ मोदी सरकार होगी जो अपनी हठ पर अड़ी है। देखना यह है कि आम जनता का समर्थन किसकी तरफ आता है। इतिहास गवाह है दोस्तों, जब भी सैनिक सड़क पर उतरते हैं सरकारें हिली है। दुनिया के तमाम देशों में जब सुरक्षा बलों ने विरोध किया है तो सरकारों को झुकना पड़ा है। हमारे देश में भी यही होगा, बस थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बात तय है, जब जवान बोलेगा तो सरकार को सुनना पड़ेगा। ये सरकार बहुत घमंडी है दोस्तों, अपने आप को अजय समझती है, लेकिन जब 35-40 साल फील्ड में गुजारने वाले अफसर एक साथ जंतर मंतर पर बैठेंगे, जब उनके परिवार वाले साथ में होंगे, जब हजारों लाखों की तादाद में लोग आएंगे, तब ये घमंड टूटेगा।
और यही सिलसिला अब चल पड़ा है। पहले नीट पेपर लीक के खिलाफ बच्चे उठे, फिर आरक्षण के मुद्दे पर बहस शुरू हुई, फिर राहुल गांधी ने अमित शाह के इस्तीफे का क्यूआर कोड जारी किया, फिर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में सादे कपड़ों वाले पुलिसकर्मियों की बात कबूली, और अब सीएपीएफ के जवान खड़े हो रहे हैं। ये सब मिलकर के एक बहुत बड़ी लहर बना रहे हैं। इस लहर को अनदेखा करने की गलती अगर सरकार ने की तो 2027 और 29 के चुनाव में इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों बताइए आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर। क्या आपको लगता है कि सीएपीएफ के जवानों की मांगे जायज़ है? क्या मोदी सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए? क्या आईपीएस डेपुटेशन को कम करके सीएपीएफ के अपने कैडर अफसरों को टॉप पदों पर पहुंचने का मौका मिलना चाहिए? क्या पुरानी पेंशन योजना को कम से कम सुरक्षा बलों के लिए तो बहाल करना चाहिए? क्या 12 दिसंबर के इस आंदोलन को आम जनता का समर्थन मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।